तो अचार का जो काम है वो एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। 1 लाख रुपए तक आपको देते भी है सरकार की तरफ से, आपको लगभग फ्री ट्रेनिंग है। 1 किलो से 3 किलो 5 किलो होते होते आज क्विंटल तक पहुंच गया है। माननीय जो हमारे खाद्य मंत्री जी हैं दिनेश जी, उन्होंने मेरा आम पन्ना भी पिया है और बिल्कुल तारीफ भी किया। मेरा नाम सुमन है और मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। मैं मेका खेड़ी गाँव में हूँ अभी, और बाकी मैं वैसे बेटी गुरुग्राम की हरियाणा से हूँ। और अभी बस मैंने अभी 1 साल पहले ये काम शुरू किया है अचार का। मैंने MA BEd किया हुआ है संस्कृत से। जॉब भी मिल रही थी जिस टाइम पे मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने फॉर्म भरे थे और जॉब लग रही थी यूपी में, पर उस समय मैंने जॉब ली नहीं थी क्योंकि हमेशा से अपना काम करने की ही इच्छा थी, जॉब मैं करना नहीं चाहती थी। अभी मैंने ये अचार का और शरबत का, मुरब्बे, इस तरह का ये अपना घर में काम शुरू किया, जिसमें मैं खुद भी हूँ और मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं जो काम कर रही हैं। मुझे 1 साल हो गया है इस काम को करते हुए। अभी मेरे पास 10 तरह का अचार है, जिसमें ये सारे हैं हमारे पास। हरी मिर्च और करौंदे का अचार है, ये करेले का है, और मीठी चटनी वो है आम की कस के बनती है, और ये ड्राई मैंगो है जिसको धूप में सुखा के बिल्कुल मिनिमल ऑयल में बनता है, ये नींबू का है, और कटल है इस तरह से, और ये आम गुलाब शरबत है, और ये आम पन्ना है, आम से बनता है। तो इस तरह से मेरे पास ये 8-10 प्रोडक्ट हैं। बस हमेशा से कुछ करना ही था, मतलब अपना काम करना था, और साथ में 2 छोटे बच्चे हैं, भाई सास ससुर है, परिवार भी है, गाँव में रहती हूँ, इनको छोड़ के बाहर निकल नहीं सकती हूँ, और कुछ ऐसा काम करना था जिसको मुझे करने में खुशी भी मिले, जो मुझे आता भी हो, और दूसरा मैं आसानी से अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ रहते हुए जिसे मैं कर सकूं, क्योंकि मैं घर के बाहर नहीं जा सकती थी, मेरे छोटे बच्चे हैं बहुत। मैंने इसकी ट्रेनिंग मुजफ्फरनगर से ही ली है, राजकीय फूड उद्योग से ही, मतलब फल संरक्षण उद्योग से ही, कंपनी बाग में है मुजफ्फरनगर में, वहीं से ली है। मेरे जो सर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया है वो है वीरेंद्र जी, जो कि एक्सपर्ट हैं। मतलब उनका बनाया हुआ अचार जो है वो बहुत दूर दूर तक जाता है और लोग स्पेशल उनसे बनवाने आते हैं, तो उनसे मैंने इनकी बाकायदा ट्रेनिंग ली है वीरेंद्र सर से। ये रॉ मटेरियल एक्चुअली कुछ चीज़ें हैं, जैसे आम है तो आम तो हम बाग से ही लेते हैं, हमारे यहाँ पे कई सारे बाग हैं तो हम डायरेक्ट बाग से ही आम लेते हैं। मैं खुद जाती हूँ, देखती हूँ, लेते हैं, ठीक है। मसाले हैं तो कुछ मसाले हमारे जो जानकार हैं राजस्थान में हैं, कुछ जानकार जिन्होंने धनिया जीरा वो हुआ था जिनके घर, वो मैंने ले लिया था। कुछ एक आध मसाले मुझे मार्केट से भी लेने पड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही, लेकिन ये कि ज़्यादातर कोशिश मेरी ये रहती है कि मैं जितना हो सके किसानों से डायरेक्ट ले सकूँ माल। मसाले हम घर पे साबुत मसाले लेते हैं, मैं कोई भी मसाला पिसा हुआ लेना पसंद नहीं करती हूँ, मैं सारे साबुत मसाले लेती हूँ। अपने यहाँ पे कूटते हैं, पीसते हैं, उसको हम दस्ते में कूट के बनाते हैं। मतलब जितना मैं सोचती हूँ कि जितना हम पारंपरिक रूप दे सके इस अचार को, क्योंकि उसी में मसालों का जो स्वाद आता है वो ग्राइंड किए हुए मसालों में नहीं आता है। जो भी अचार में ज़्यादातर लगभग सेम से ही मसाले होते हैं, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है अलग अलग उनमें। तो उनमें है धनिया है, सौंफ है, अजवाइन है, नमक, हल्दी, मिर्च, कलौंजी है, और राई होती है। तो ये कुछ मसाले होते हैं जो अचार में डलते हैं। बस वही है कि हम पहले बाग से आम छाट के लाते हैं, मतलब देख के लाते हैं, घर आके फिर एक बार उसको उनको चेक होता है, वो धुलते वक्त की कोई आम दबा हुआ ना हो, फटा हुआ ना हो, अच्छे से उसकी सफाई की जाती है, सफाई करके उसको कटवाया जाता है। और हर एक अचार का वैसे तो अलग अलग प्रोसेस होता है, लेकिन चलो हम अभी आम की बात कट रहा है तो आम की बताते हैं। फिर उसको धो के अच्छे से काटते हैं, काटने के बाद फिर उसको दोबारा से धो के सुखाया गया है, और फिर उसके अंदर सारे मसाले मिलाए गए। अभी पैकिंग मेरी मैनुअल ही है, क्योंकि अभी मैं घर से ही काम कर रही हूँ, कोई मशीनें मेरे पास अभी पैकेजिंग की है नहीं, तो अभी बस मेरे पास वो छोटा सा कांटा ले रखा है मैंने जिस पे तौलने वाला है, और मैं मैनुअल ही इनकी पैकिंग करते हम अपने आप ही। क्योंकि मैं और मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं, मेरी सास है, तो हम मिलके 1 से 2 कुंटल अचार हम पर डे बना लेते हैं। देखिए तैयार तो वो 2 दिन बाद ही हो जाता है, लेकिन ये है कि जैसे नींबू है, आम है, तो जो उनका छिलका है वो थोड़ा सा उसको मतलब मसालों में गलने में टाइम लगता है, तो वो अलग अलग प्रक्रिया है। जैसे करेले का अचार है, तो करेले के अचार में क्या होता है कि आप उसे आज तैयार किया है और कल से ही आप उसे खा सकते हैं। कटहल के आप 2-3 दिन बाद खा सकते हैं, लेकिन जो आम है, नींबू है, इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये 20 से 25 दिन का टाइम ले लेते हैं बाकायदा, मतलब अच्छे से वो तैयार होने में इतना टाइम लग जाता है। मेरी सेल्फ लाइफ, मतलब वैसे तो देखो मेरे घर में तो जो मेरी सास अचार डालती थी वो 2-3 साल पुराना भी चल जाता था, लेकिन फिर भी क्योंकि पता नहीं को हम दे रहे हैं, फिर आगे जाके वो कौन कैसे रखता है, तो मैं 1 साल बोलती हूँ कि 1 साल तो आपका कहीं जाता ही नहीं, अगर थोड़ा सा आप बातों का ध्यान रखें तो।
अभी तो मार्केटिंग मेरी बस वर्ड ऑफ माउथ ही हो रही है, एक दूसरे से ही लोगों तक पहुंच रही है। और कुछ मैंने जैसे सेमिनार वगैरह में पार्ट लिया है, उनके थ्रू हो रही है, थोड़ी बहुत सोशल मीडिया से है। और जो अचार लेके जाते हैं, ईश्वर की असीम कृपा है कि जो उनको मेरा अचार पसंद आता है वो अगली बार खुद ही अचार को लेके आते हैं। मेरा अचार अभी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इधर सहारनपुर, लखनऊ, पंजाब में भी गया है। अब तो कुछ अचार पंजाब में भी गया, आगरा भी गया है, अभी सब कहीं जा रहा है। मतलब देखिए, एक्चुअली अलग तो यही है कि हम हर एक अभी इतने बड़े लेवल पे नहीं है, तो इसलिए हम चीज़ों को बहुत बारीकी से देख पाते हैं। घर में अपने आंखों के सामने चीज़ों को छांटते हैं, साबुत मसाले कूटते हैं और अच्छे से मतलब एक पारंपरिक रूप दे सकते हैं। जबकि फैक्ट्री में हो सकता है इन फ्यूचर मैं भी लगाऊंगी ही फैक्ट्री, लेकिन वो जिस तरह से हम धूप में सुखा रहे हैं, तो फैक्ट्रियों में धूप में सुखाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इतने बड़े लेवल पे आप धूप में सुखाएंगे, कैसे सुखाएंगे, उसके लिए बहुत बड़ी जगह चाहिएगी। और मसाले भी फिर इकट्ठे ही आते हैं, इतने मसाले हाथ से नहीं कूटे जा सकते, तो वो भी आपको ग्राइंड चक्की में पिसवाने पड़ते हैं। आप डायरेक्ट पिसाई लेते हैं। और उनमें एक चीज़ और होती है, जो सबसे मेन शिकायत जो मैंने सुनी है मार्केट के अचारों में, कि उनमें नमक बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जबकि हम उस हिसाब से डाल लेते हैं कि ठीक है, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कम भी कर ले, क्योंकि मार्केट के अचार की सेल्फ लाइफ कई साल तक होती है। और नमक एक नेचुरल प्रिजर्वेशन का काम करता है। अगर आपके अचार में नमक कम होगा तो वो अचार चल नहीं पाता। तो इसीलिए मार्केट के अचारों में जो नमक है वो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जी, तेल हमारे घर का ही है, क्योंकि मैं किसान परिवार में ही हूँ और सरसों हमारे घर की ही है, तो तेल तो हम अपने आप से ही निकलवा लेते हैं। अभी ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये है कि हाँ, जैसे अभी आम का सीज़न है, तो आम के सीज़न में मैंने 20 क्विंटल के करीबन सेल कर दिया है। 2 महीने में मेरा 20 क्विंटल अचार सेल हो गया है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कोई मार्केटिंग पे अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है, मेरे पास इतना काम होता है, मैं इसमें लगी रहती हूँ कि मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं है कि मैं बाहर जाके मार्केटिंग कर पाऊँ। तो जो मेरी मार्केटिंग हो रही है वो 80% मार्केटिंग वही हो रही है कि जो अचार लेके जाते हैं वो नेक्स्ट टाइम और लोगों के लेके आते हैं या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डर देते हैं मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल, तारीफ करिए ना। जब मैं मेरठ में हमने भाग लिया था, उसमें कृषि विभाग की तरफ से वो सेमिनार लगाया गया था, तो उसमें माननीय जो हमारे खाद्य मंत्री जी हैं, दिनेश जी, उन्होंने मेरा आम पन्ना भी पिया है और बिल्कुल तारीफ भी की है। वहाँ जितने भी हमारे जो डायरेक्टर वगैरह थे, सारे मेरी स्टॉल पे आए और सब ने बहुत पसंद किया था। मतलब वहाँ पे मेरी स्टॉल पे बहुत भीड़ थी और सब ने तारीफ की थी मेरी। बस देखती हूँ, दोनों को साथ ही देखती हूँ। टाइम नहीं मिलता, इसीलिए कारण मुझे मार्केटिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगी रहती हूँ। कभी अचार के काम में, कभी घर के काम में, कभी बच्चों के काम में। बस अभी तो ऐसे धीरे धीरे आप कुछ फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो मैंने परमानेंट रख ली है, तो उससे मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल गई है अब, कि अब मैं सिर्फ उन्हें बताती हूँ और वो काम कर लेती हैं। घर की तरफ से मेरी पूरी फैमिली ने सपोर्ट दिया। मेरी सास, मेरे ससुर लगे रहते हैं, मेरे साथ ही काम करते हैं। और मेरे हस्बैंड हालांकि वो दूर जॉब करते हैं, वो तो कभी कभी आते हैं, लेकिन ये है कि हाँ, मेरे सास ससुर ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है। जितना भी मेरा बाहर का काम है, मार्केट का काम है, वो मेरे ससुर ही करते हैं। 3 से 4 महिलाएं परमानेंट हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जब ज़्यादा एकदम से अगर ज़्यादा ऑर्डर आ गया या एकदम से हमें ज़्यादा बनाना है, तो फिर मैं उनको पर डे पे बुला लेती हूँ। 3 से 4 महिलाएं ऐसी हैं जो मंथली हैं, मतलब वो फिक्स हैं, वो आएंगी। बस इसी में आगे बढ़ना है, आगे जैसे जैसे और आगे जाते जाएंगे। अभी तक हम मार्केट में नहीं गए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप यही है कि हम अपने अचार को मार्केट में लेके जाएं। और फिर इसका अभी सारे काम मैनुअल हो रहे हैं, क्योंकि और मैनुअल करने में बहुत टाइम लगता है और बहुत एक्स्ट्रा मेहनत लगती है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप यही है कि मैं जितना जल्दी हो सके कुछ मशीनें ले लूँ, क्योंकि उससे थोड़ा सा आसान काम हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और हमें थोड़ी राहत मिलेगी। जब मैंने इस काम का आइडिया आया, तो सच बात ये है कि वैसे तो हर महीने इन्वेस्टमेंट इसमें लगती ही गई, क्योंकि वो एक कहते हैं एक्सपेरिमेंट होते गए, इन्वेस्टमेंट लगती गई। लेकिन जब मैं सोचती हूँ कि जब मैंने पहली बार मेरे दिमाग में थॉट आया या किसी ने मुझे आइडिया दिया, तो सबसे पहले मैंने सिर्फ 1 किलो अचार से ट्राई किया था। 1 किलो हरी मिर्च का अचार मैंने डाला था, जो मैंने अपने आसपास पड़ोस में दिया था, लोगों से उसके बारे में पूछा था, फिर लोगों ने उसे पसंद किया। फिर 1 किलो से 3 किलो 5 किलो होते होते आज क्विंटल तक पहुंच गया है। क्योंकि मेरा काम अभी स्टार्ट हुआ है और मुझे पूरा 1 साल भी मतलब हुआ नहीं है, होने वाला ही है। देखिए, अगर कोई काम करने का इच्छुक है तो गाँव की महिलाओं के लिए भी बहुत सारे काम है। मेरे पास अभी भी ढेरों आइडियाज हैं,
ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ यही आइडियाज़ है, मेरे पास अभी भी ढेरों आइडियाज़ ऐसे हैं जो घर में काम करके 1 से 2 घंटा एक्स्ट्रा निकाल के भी आप कर सकते हैं। बस ये है कि हाँ, आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, बाकी चीज़ें तो सीख जाते हैं। क्योंकि अभी क्रोशे का काम बहुत चला हुआ है, तो जिन महिलाओं को बुनाई आती है वो बुनाई कर सकती हैं, कुछ भी आप खाट बुन सकते हैं, आप खाना बना सकते हैं, मतलब एनीथिंग जो भी आपको आता हो, आजकल बस आपको आता हो उसे आप अच्छे से कर सकते हो तो लोग उसे पसंद करते हैं। इसमें एक तो देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं अपनी जर्नी बता सकती हूँ, जो मेरा जहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं भले ही पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास बहुत छोटे 2 बच्चे हैं जिनको मैं किसी के भी भरोसे छोड़ के बाहर नहीं निकल सकती। मैं घर में अचार बना सकती थी लेकिन बेचने नहीं जा पाती थी। 2-3 महीने ऐसे ही निकले मेरे, जो मैंने अड़ोस पड़ोस में दिए, लोगों को बताया, लेकिन मैं उसे बेच नहीं पा रही थी, बना के रखा था। तो मैंने क्या किया, फिर इसके एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जो मैंने अभी बताया सरकारी थी वो, और उसमें कोई फीस नहीं थी, बहुत ही मिनिमल फीस थी, और मैंने वो ट्रेनिंग ली। वहीं से मेरे लिए रास्ते खुलने शुरू हुए, क्योंकि जो मेरे गुरु हैं वीरेंद्र जी, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। फिर उन्होंने मुझे अलग अलग जगह जहाँ भी सेमिनार लगे वहाँ भेजना शुरू किया, वहाँ स्टॉल लगवाई। तो जहाँ जब लोग स्टॉल देखी लोगों ने, वहाँ लोग आए, वहाँ से जाना, तो धीरे धीरे करके अपने आप लोगों के मतलब इसके बारे में जानना शुरू कर दिया। मैंने एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है, और जिसके लिए मुझे घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो भी मेरा काम होता है बस वही हर रोज़ शूट होता है और डल जाता है, तो वहाँ से एक मार्केटिंग का जरिया है। दूसरा ये है कि जब आपके प्रोडक्ट एक बार लोग खरीदने लगते हैं और आपका काम अच्छा है और प्रोडक्ट आपके पसंद आ रहे हैं, तो टाइम लगेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन नेचुरली आपकी मार्केटिंग हो जाएगी, सामने से लोग आपके पास आने लगते हैं, और मेरे साथ यही हुआ है। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया था अचार का, तो मुझे नहीं पता था कि सरकार की कोई ऐसी ट्रेनिंग भी होती है कि जो इस तरह की चीज़ें सिखाती हैं। हमारे यहाँ दुर्भाग्य, सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य की यही है कि हमें नॉलेज ही नहीं है कि हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, हमें नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता था, मैं पूरा परेशान थी। मैं यूट्यूब से वीडियो देख के अचार सीख रही थी, लेकिन उसमें एक पूरा प्रोसेस नहीं मिलता है, और यूट्यूब पे हर इंसान अपनी अलग थ्योरी समझाता है, तो आप एक फिक्स उस पे नहीं आते मेजरमेंट पे। कभी आपका सामान बहुत अच्छा बनता है तो कभी बिगड़ जाता है। और इसको बल्क में कैसे बनाना है, मान लो आधा किलो 1 किलो बना रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको इसे क्वांटिटी में ले जाना, क्विंटल में ले जाना है, तो आपके सामने बड़ी समस्या आती है। तो मुझे फिर धीरे धीरे करके किसी ने बताया, जो डलवाते थे वहाँ पे, आमकी हर यूपी का मुझे पता है और अदर स्टेट का मैं नहीं जानती, कि हर ब्लॉक में फल संरक्षण एक केंद्र होता है, फल और सब्जियों का संरक्षण केंद्र है सरकारी, जिसके अंदर ये ट्रेनिंग फूड से रिलेटेड कोई भी, चाहे आप उसमें बेकरी का है आपका, या फिर आइसक्रीम का है आप काम करना चाहते हैं, या फिर अचार का है, मतलब किसी भी तरह का फूड आइटम आप जो भी करना चाहते हैं, तो वो सरकार की तरफ से आपको लगभग फ्री ट्रेनिंग है। 20 रुपये 50 रुपये मिनिमल लगते हैं आपके उस ट्रेनिंग में, और वो सिखाई जाती है। अदर ब्लॉक्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुजफ्फरनगर का जो ब्लॉक है वहाँ पे जो सर है वो बहुत अच्छे से सिखाते हैं, और बाकायदा बहुत मतलब आपको परफेक्ट बना देते एक तरीके से। मैंने बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर का देखा है, दोनों ही बहुत लाजवाब सेंटर हैं, और बहुत अच्छे से इनमें काम को सिखाया जाता है, और इसके लिए सरकार आपको सहायता भी देती है। हालांकि मैंने अभी तक नहीं ली है, इन फ्यूचर ले सकती हूँ, लेकिन अगर कोई भी मेरी बहन ऐसी है जिसके पास पैसे नहीं हैं, सीखने के पैसे नहीं हैं, काम करने के पैसे नहीं, इवन ये बर्तन खरीदने तक के पैसे भी नहीं हैं, तो वो भी सरकारी सहायता ले सकती है। आप उसमें जाइए, ब्लॉक में पता कीजिए जहाँ पे भी आपका है ये, और वहाँ जाके बात कीजिए। वो सिखाते भी हैं, और इसके लिए 1 लाख रुपए तक आपको देते भी है, ताकि जिससे आपके बर्तन हैं और ये आपका जो जरूरी सामान है, छोटा गैस चूल्हा है, ये सारी चीज़ें आप ले सकती हैं। तो ये सरकारी जो सुविधाएं हैं वो हमें समय समय पे मिलती रहती है, बस हमें उसके बारे में पता नहीं होता है। बिल्कुल, आप आइए यहाँ, रोज देखिए, सीखिए, काम करिए, अपने आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्योंकि जब हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ हर रोज कुछ नया काम हो रहा है, या हर रोज हम सीखते हैं, तो मैंने भी ऐसे ही सीखा है। मैं 1 महीना लगातार वहाँ गई हूँ, सुबह जाके मैं शाम तक वहाँ जबरदस्ती बैठी रहती थी। हालांकि मेरा टाइम सिर्फ 1 से 2 घंटे का था जो सीखने का था, और मुझे सिर्फ 15 दिन जाना था, लेकिन मैं 15 दिन की बजाय 1.5 महीना गई, क्योंकि मुझे सीखना था।
और मैं सुबह जाके और शाम तक वहाँ रहती थी, मैं सीखती रहती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करती रहती थी कि सर अब ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हुआ है, इतनी मात्रा क्यों है। तो हालांकि जो वीरेंद्र सर है वो हमेशा कहते हैं कि मैंने इतने लोगों को सिखाया, पर इतना दिमाग खाने वाली तो पहली आई थी जिसने इतने सारे सवाल करे हैं मुझसे। मुनाफे या घाटे से पहले हम इस बात पे आते हैं कि ये चलने वाला बिजनेस है कि नहीं चलने वाला बिजनेस है। तो अचार का जो काम है वो एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। हमारे कई पीढ़ियों पहले भी दादा परदादा की बात करें तब भी अचार खाते थे, आज भी खाते हैं और भविष्य में भी अचार खाया जाएगा, क्योंकि ये खाने का सामान है तो ये बंद नहीं होगा। और सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी कई देशों में भारत जो है वो अचार का निर्यात करता है। वो ठीक है कि हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मैं इसमें घुसी हूँ तो मैंने देखा है कि लगभग हर गली में अचार बनाया जाता है और सबके पास काम है। तो इससे ये पता चलता है कि इतना बड़ा कंपटीशन होने के बाद भी हर आदमी के पास अगर काम आ रहा है तो ये घाटे का सौदा तो है ही नहीं। अब रही बात कि इसमें मुनाफा है या नहीं, मुनाफा आपके रेट पे, आपकी क्वालिटी पे निर्भर करता है, आपकी मार्केटिंग पे निर्भर करता है। अब मान लीजिए कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं हमारे नेचुरल, जो हम जैसे मैं बनाती हूँ उसी प्रोसेस से बनाते हैं, लेकिन उनका अचार 800-1000 रुपए किलो है। लेकिन मेरा अचार इतना महंगा नहीं है क्योंकि मैंने प्रॉफिट कम रखा है। मेरा अचार सिर्फ 200-300, लास्ट मेरा 350 तक है, इससे ऊपर का अचार नहीं। वो एक अलग बात है कि अगर मान लो कोई यहाँ से बॉम्बे मेरा अचार मंगा रहा है, अब ऑनलाइन में भेज दूँ तो मेरे अचार की कॉस्ट तो 200 ही रुपए है, लेकिन जो कुरियर वाला ले लेता है वो उस पर 150 रुपये एक्स्ट्रा ले लेता है। तो मेरे पास से 200 में गया लेकिन उसके पास 350 में पहुंचा, तो वो एक अलग मैटर है। तो प्रॉफिट इसमें ऐसा है कि जैसी आपकी ब्रांडिंग और जैसी आपकी मार्केटिंग उसी हिसाब से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, बाकी नुकसान कोई नहीं, बस मेहनत है बस बहुत ज्यादा। इसकी कॉस्ट कटिंग का मैंने भी धीरे धीरे, क्योंकि जब शुरुआत में मैंने अचार बनाया, जो मैंने बताया कि मैंने 1 किलो अचार बनाया अपने लिए स्टार्टिंग में, तो मेरे घर में वो 1 किलो अचार ही 300-400 रुपए किलो का पड़ा। और जब मुझे पता चला कि मार्केट में तो 100 रुपए किलो भी बिक रहा है तो मेरा सिर घूम गया था। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कैसे इसको कम करूँ, कैसे इसको 100 रुपए में लेके आऊँ, जबकि मेरा अचार तो मेरे बन ही नहीं रहा है 400 से कम, 300 से कम। पर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि कैसे बल्क में माल उठाना है, क्या कहाँ से माल लेना है। इसमें कॉस्ट कटिंग का वही है कि आप जितना ज़्यादा खोजेंगे, वो कहते हैं ना आपको भीड़ में से वो चुनना पड़ेगा चीज़ें, तो वो आपको चुननी पड़ेंगी चीज़ें कि मसाले कहाँ से, क्योंकि अच्छे भी लेने हैं और क्वालिटी अच्छी और प्राइस में भी कम हो, ऊपर से वो बल्क में लेने पड़ेंगे। अब मेरे यहाँ अगर आप 1 किलो अचार का सामान लेने जाएंगे तो वो आपका कई सौ रुपए का पड़ता है, जबकि आप 100 किलो का लेने जाएंगे तो वो आपका कम में पड़ता है। क्योंकि फिर कट्टे आते हैं सामान के सीधे, और जब कट्टे आते हैं तो फिर वो अपने आप कम हो जाता है मटीरियल। और आम में, सब्जियों में हमें थोड़ी सी नजर रखनी पड़ती है कि जब थोड़ा सा सस्ता आएगा तब हम इकट्ठा बल्क उठा लेंगे। जो एक थियरी है अचार की, मानक की, तो उसमें क्या है कि अचार खराब ही क्यों होता है। हमारा अचार खराब होने का एकमात्र जो रीजन होता है, मोस्टली जो एकमात्र रीजन होता है अचार खराब होने का, वो ये होता है कि नमी, मॉइस्चर, उसके अंदर का पानी। तो जो हमारे यहाँ पे हमारी मम्मी, दादी या मेरी सास जो अचार बनाती है, वो क्या करती हैं कि वो आम दल को छील के और उसको धूप में 2-3 दिन सुखाती हैं, मतलब उसका पूरा मॉइस्चर खींच लेते हैं, उसके अंदर पानी नहीं रहता है। तो जब उसके अंदर पानी नहीं रहता है तो वो अचार नहीं खराब होता है, वो कई साल तक भी चलता है। लेकिन जैसे हम सब्जी के अचार बनाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर पानी रहता है, वो सूख नहीं पाता। हमने करेले का बनाया, हमने कटहल का बनाया, तो फिर उसके अंदर हमें कुछ चीज़ें डालनी ही पड़ती हैं जिनकी वजह से वो 1-2 साल, 1 साल आराम से चल जाए। 2 ही तरीके हैं, एक नेचुरल प्रिजर्वेशन है। नेचुरल क्या है कि आप नमक की मात्रा ज़्यादा कर दो और तेल ऊपर तक बंद कर दो। अगर आपका अचार पूरा तेल में डिप है और उसमें नमक ज़्यादा है तो वो खराब नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ नॉर्थ इंडिया में हैं, हमारे यहाँ तेल भी लोग खाना कम पसंद करते हैं और नमक भी कम पसंद करते हैं, तो यहाँ पे फिर हमें रसायन की तरफ जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर इसका कोई तरीका नहीं है उसको रोकने का। आप रोक ही नहीं सकते, फिर तो कोई जादू टोना तो कर नहीं सकते कि अचार, क्योंकि उसका तरीका वही है, या तो आप पूरा तेल में उसे डिप करके रखो और मात्रा नमक की 20% बढ़ा दो, तो वो नमक और तेल उसको रखेंगे। अगर आपका ये नमक और तेल कम है तो आपको रसायन की तरफ जाना ही पड़ेगा। देखिए वो चीजें है, मैं मानती हूँ कि उन चीजों में एक अलग ही बात होती है, एक अलग खुशबू, एक अलग पहचान होती है, लेकिन आज के टाइम में वो सब कैरी करना बहुत मुश्किल है। एक तो उन चीजों के रेट ही इतने हो गए हैं, ऊपर से फिर उनको स्टोरेज करने में दिक्कत आती है। तो अभी तो फूड ग्रेड, अब जैसे मान लीजिए कांच के जार हैं बेस्ट,
द बेस्ट है। लेकिन अगर हमें इन्हें ऑनलाइन भेजना है, कहीं ले जाना है, तो कांच के जार में बहुत दिक्कत आती है। एक तो उनका हैवी वजन हो जाता है, उनको कैरी करना मुश्किल हो जाता है, आधा माल रास्ते में ही टूट गिर जाता है। तो इसीलिए फूड ग्रेड जो प्लास्टिक है अब लगभग सब कहीं वही चलती है, क्योंकि वो सरकार के द्वारा मान्य भी है और उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो, परंपराएं जो है वो अपनी है ही है बेस्ट, लेकिन हमें समय के साथ साथ बदलना ही पड़ेगा, चाहे हम चाहे या ना चाहे। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने वही सीखा, सर्टिफिकेट लिया और फिर FSSAI का लाइसेंस लिया, जो फूड के लिए होता है। कोई भी आप खाने का काम करेंगे तो आपको FSSAI का लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, तो वो मैंने लिया। और हालांकि GST अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऑफलाइन अभी GST नहीं चाहिए थी, पर क्योंकि ऑनलाइन में मांगते हैं तो मैंने GST नंबर भी लिया। तो मैंने अपने ये डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट किए। अच्छा फील होता है, खुद में खुशी मिलती है, क्योंकि मेरी इच्छा हमेशा से ही कुछ करने की थी और मैं कर नहीं पा रही थी। जिम्मेदारियों में मैं इतने फंस गई थी कि मैं चाहती थी करना, पर मैं कर नहीं पा रही थी, लेकिन इच्छा हमेशा से थी। और ये है कि हाँ ठीक है, पहले पहले परिवार वो सबके साथ ही होता है कि पहले पहले शायद आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, वो हो सकता है आपका साथ भी नहीं देते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप काम जमने लगता है, आप सीखने लगते हैं, सिखाने लगते हैं, आपका नाम होने लगते हैं, तो वो भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और हमें तो अच्छा लगता ही है। जी बिल्कुल। अब जब मेरी जो माननीय मंत्री जी के साथ मेरी वो वीडियो फेसबुक पे आई, तो उसको देख के बहुत गांव के लोगों ने मतलब मेरे जो ससुर पापा जी हैं उनको अप्रिशिएट किया कि भाई बहुत अच्छा किया। पहले बल्कि वो लोग शायद ना करते, या मेरे ही घर के लोग हैं जो मेरे चाचा हैं, पापा हैं, वो भी पहले इन चीज़ों के लिए था कि नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब बहुत ज़्यादा वो थी। लेकिन मैं जिद पे अड़ी रही और मैंने जिद कर करके मैं यहाँ तक पहुँची। ये तो है आम पन्ना, मतलब ये कच्ची कैरी, कच्ची आम भी पुदीना, काला नमक इन चीज़ों से मिलता है, जो कि हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इससे हमारे पेट में ठंडक मिलती है, सारी ठंडी चीज़ें हैं और लू से ये हमें बचाता है। ये है गुलाब शरबत। हालांकि मतलब इसका प्रोसेस मेरे यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि गुलाब के फूलों को स्टीम किया जाता है और उससे स्टीमर से जो एक्सट्रैक्ट उसका निकलता है वो इसमें मिलाया जाता है। तो ये प्रोसेस मेरे यहाँ नहीं होता है, इसको मैं बाहर से करवा के लाता हूँ और ये मेरे घर पे बनता है। इसके जो आम पन्ना है, ये आम पन्ना मैंने जैसे आपको बताया कि ये आम से बनता है। हम पहले आम को अच्छे से साफ करते हैं, धुलते हैं, उसको उबालते हैं, फिर उसको उबालने के बाद उसको पीसते हैं, फिर उसके अंदर सारे मसाले ऐड करते हैं। तो मतलब ये पहले भी बनता था, ये हमेशा से हमारे घरों में बनता आया है। पहले हमारी मम्मी दादी वो घरों में बनाती थी, लेकिन बस ये है कि अब हमारी नई जनरेशन ने छोड़ दिया है, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है बहुत, और हम डायरेक्ट कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अब बेनिफिट का नहीं पता और हमें कोल्ड ड्रिंक की लत लग गई है, जबकि ये कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा अच्छा है और कोल्ड ड्रिंक से 100 गुना इसके लाभ है, क्योंकि इसके अंदर सारे नेचुरल हर्ब्स हैं। तो वो हमारे पेट को ठंडा रखते हैं, हमें लू से बचाते हैं, अंदर हमारी आंतों को भी आराम मिलता है इसको पीने से। जबकि हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो अंदर वो भले ही हमें चिल्ड लगती है, लेकिन अंदर जाके वो एसिड हमारी आंतों को जलाता है, जबकि ये रिलैक्स करता है।